बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परचेज़ ऑर्डर ये प्रोक्योरमेंट का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और 5 किस्म के परचेज़ ऑर्डर होते हैं, लेकिन इस की इतनी अहमियत नहीं है कि ये जो 5 किस्म ये मतलब इस किस्म के जो परचेज़ ऑर्डर हैं ये कौन से होते हैं। असल चीज़ है कि परचेज़ ऑर्डर क्या होता है और क्यों इशू किया जाता है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, या अगर परचेज़ ऑर्डर नहीं इशू करते तो फिर क्या हो सकता है, तो मतलब कंपलसरी है या नहीं है। मैं एक बड़ी कंपनी थी, उसमें जब मुझे अपॉइंट किया गया एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो मैंने जब स्टार्ट किया तो वहाँ पे परचेज़ ऑर्डर ही नहीं होता था। तो मैंने उनको बुलाया, स्टाफ को सारे को, उनसे प्रोसीजर समझा कि कैसे काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी परचेज़ ऑर्डर नहीं होता, बाकी बस रिक्विजिशन आती है, उसके अगेंस्ट हम हमारे पास हिस्ट्री अवेलेबल होती है, उसको वो टेकन कहते थे। यानी एक पेज के ऊपर उस आइटम की हिस्ट्री लिखी होती थी कि आइटम है तो उसके जिस सप्लायर से लिया है, रेट है, डेट है, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर अवेलेबल होती। फिर नेक्स्ट जब फिर उसका ऑर्डर आता था आइटम का, तो फिर उसी टेकन को निकाला जाता था और जिस सप्लायर से लिया है उससे पूछ लिया जाता था कि यार लास्ट टाइम इस रेट पे आपने दिया था, तो अभी आप देते हो या नहीं देते। तो अगर वो देता है तो उसको ऑर्डर दे देते हैं, वर्बली बस बता दिया कि ठीक है इतनी क्वांटिटी भिजवा दो, तो साथ इनवॉइस भिजवा दो, आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से वो परचेज़ हो जाती थी चीज़। और अगर कोई नई आइटम है या उसके रेट बढ़ गए हैं या वो वेंडर नहीं दे रहा, तो फिर वो 2-3 लोगों को फ़ोन करते थे कि यार ये आइटम है तो अपनी कोटेशन भिजवाओ, तो उसका कंपैरिजन बनता था और फिर ऑर्डर फिर वर्बली दे दिया जाता, यानी फिर भी परचेज़ ऑर्डर नहीं इशू होता था। हाँ, कुछ बड़ी कंपनियां थीं जैसे जिनकी मतलब जो रिक्वायर्ड करते थे कि जी नहीं हमें आप कुछ रिटर्न दें, तो वो लोग जो रिटर्न मांगते थे उनको वो एक ईमेल कर देते थे, उसमें लिखते थे कि सब्जेक्ट परचेज़ ऑर्डर और नीचे आइटम क्वांटिटी रेट और टोटल अमाउंट लिख के उनको कह दिया कि जी आप ये बस ये परचेज़ ऑर्डर है। और सम टाइम हाथ से ही सिंपल पेज उठाया, लिखा और नीचे स्टैंप लगाई कंपनी की और साइन किए और ये परचेज़ ऑर्डर। तो अब अच्छा, अब जब वो परचेज़ ऑर्डर हो जाता था कि वर्बली या कुछ रिटर्न एक स्टेटमेंट लिख के दे दी, तो उसके बाद उसकी सप्लाई आती थी, सप्लायर की साथ इनवॉइस आती थी। तो इनवॉइस, GRN और जो रिक्विजिशन होती थी, तीनों लगा के तो पेमेंट के लिए भिजवा दिया जाता था। पहले वो ऑडिट वालों के पास जाता था, ऑडिट वाले देखते थे कि भाई हाँ, चौथा डॉक्यूमेंट उसमें टेकन का होता था। तो टेकन जो यानी कि जिसके ऊपर हिस्ट्री लिखी होती थी, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती थी। यानी कि पेमेंट की जो बेस होती है वो वही टेकन होता था कि जी इस आइटम, ये आइटम पीछे कब किस रेट से और किस सप्लायर से ख़रीदी गई है। तो उस टेकन को इंटरनल एडिटर देखते थे कि अच्छा ये पीछे रेट ये चल रहा है और अभी भी वही रेट है, सप्लायर चेंज होता है नहीं होता उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो देखते कि रेट वही है जो पीछे हुआ था, तो अगर वही रेट है तो वो बस उस टेकन को वापस कर देते थे चेक करके, और जो रिक्विजिशन होती थी यानी डिमांड लेटर, इनवॉइस और GRN, इन तीनों को जो है पेमेंट के लिए भिजवा देते थे कि जी पेमेंट कर दें। इंटरनल एडिटर ने चेक कर लिया, साइन कर दिए, तो फिनांस वालों को कोई हील हुज्जत नहीं होती थी, वो आंखें बंद करके उसके ऊपर पेमेंट कर देते थे। उसके बाद वो अकाउंट्स में आ जाता था एंट्री के लिए, अकाउंट्स वाले अपने लेजर में एंटर करते थे कि इतनी अमाउंट हमने पे कर दी है इसके अगेंस्ट, और वो अकाउंट फार हो जाता था। तो इस तरह से प्रोसीजर चलता था। तो मैंने फिर जाके तो मैनेजमेंट को समझाया कि जी ये तो मतलब कोई यहाँ पर तो मतलब हिस्ट्री कोई नहीं अवेलेबल। उन्होंने कहा जी टेकन होता है, तो टेकन से तो कोई नहीं आप डाटा कलेक्ट कर सकते। तो बार फिर हमने वहाँ पे परचेज़ ऑर्डर का सिस्टम स्टार्ट किया कि जी एक स्पेसिमेन बनाया कि इस तरह से परचेज़ ऑर्डर कंप्यूटर में एक्सेल के ऊपर बनाया कि ये आप जब भी परचेज़ ऑर्डर देना है तो इसको इशू करें। हम देख रहे हैं परचेज़ ऑर्डर मतलब क्यों ज़रूरी है, क्यों इशू करवाया जाता है। नंबर 1 तो इससे क्लैरिटी और कंफर्मेशन होती है। क्लैरिटी और कंफर्मेशन किसको होती है?
स्पेशली सप्लायर को, वेंडर को, जो रिसीव करता है उसको होती है। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है दोनों में, बायर और सप्लायर में, तब भी क्लैरिटी और एक क्लियर कंफर्मेशन अवेलेबल है, एक रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। पहले तो बता दूं, मैं नेक्स्ट इसको परचेज ऑर्डर का जो स्पेसिमन है वो भी डिस्प्ले कर दूंगा। तो पहले तो देख लें कि परचेज ऑर्डर के ऊपर क्या कुछ होता है। परचेज ऑर्डर के ऊपर उसका एक नंबर होगा जो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जनरेट होता जाएगा, 1 2 3 4 आगे चलता जाएगा। डेट होगी, फिर सप्लायर का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, कोई फैक्स, उसका अटेंशन जिसको किया जा रहा है, कोई कांटेक्ट पर्सन, फिर उस कांटेक्ट पर्सन का फ़ोन नंबर, उसके नीचे फिर गुड्स की डिस्क्रिप्शन, गुड्स सर्विसेज जो भी है, सीरियल नंबर होगा 1 2 3 ऑनवर्ड, फिर आगे क्वांटिटी होगी कि कितनी क्वांटिटी आप की रिक्वायर्ड है, फिर डिस्क्रिप्शन होगी कि ये जो क्वांटिटी है किस आइटम की है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर आगे यूनिट प्राइस होगी, फिर फाइनली उसकी टोटल अमाउंट होगी, यानी यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, आगे एक टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह फिर अगर एक आइटम से ज़्यादा है तो नीचे सीरियल नंबर चलते जाएंगे, दूसरी आइटम, तीसरी आइटम, और जितनी आइटम होंगी वो सब लिस्ट डाउन करके नीचे ग्रैंड टोटल आ जाएगा और अमाउंट इन वर्ड्स आ जाएगी कि इतने 1000, इतने 100, सो। तो ये परचेज ऑर्डर हो गया। अब इसमें अगर कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो उसके अंदर लिखी जाएंगी। अगर पेमेंट की टर्म्स लिखी जाएंगी कि पेमेंट कब होगी इसकी, मतलब 15 दिन बाद होगी, 1 माह बाद होगी, विद इन वीक होगी, जो भी टर्म्स ऑफ पेमेंट होती हैं कंपनी जो डिसाइड कर लेती है सप्लायर से, वो उसमें लिखे होंगे। फिर उसमें डिलीवरी का टाइम लिखा होगा कि विद इन 1 वीक दे दें, 2 दिन में दे दें, सप्लायर के लिए इंस्ट्रक्शन होगी। प्लेस लिखी होगी कि इसको किस जगह पे आपने डिलीवर करना है, और फिर कुछ जनरल कंडीशंस होती हैं जो एक ही प्रिंटेड स्पेसिमेन होता है, हर परचेज ऑर्डर के नीचे या बैक साइड के ऊपर उसको प्रिंट कर दिया जाता है। और वो जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं परचेज ऑर्डर के मतलब, वो एक ही दफ़ा बना ली जाती हैं और हर परचेज ऑर्डर के ऊपर लिख दी जाती हैं, और वो होती हैं नॉर्मल जो भी बायर को कन्वीनियंट होती हैं, या बायर जो चाहता है कि जी मेरा सप्लायर या जितने भी मेरे सप्लायर हैं वो हर हाल में इनको ओबे करें। तो अगर सप्लायर बे नहीं करता तो वो परचेज ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, वो भाग सकता है, नहीं जी हम नहीं करते। तो लेकिन वो इतनी सख्त शराइत नहीं होती, वो नॉर्मल शराइत होती हैं। नॉर्मल शराइत क्या हो सकती हैं, जैसे कि जी विदन जो वैलिडिटी या डेट दी हुई है जो सप्लाई की, उसी डेट के अंदर आप सप्लाई करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो ऑर्डर कैंसिल ट्रीट किया जाएगा। या इतना सख्त ना लिखना हो तो फिर वो कहेंगे कि जी जितने दिन आप लेट करेंगे हम फ़ाइन चार्ज करेंगे, या कुछ भी जो कंपनी डिसाइड करे। तो फिर कोई लिटिगेशन की इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि जी अगर ये क्लेम जाता लिटिगेशन में जाता है, यानी कोर्ट में किसी डिस्प्यूट की शक्ल में जाता है, तो वो कोर्ट किस सिटी के अंदर होना चाहिए, या कोई डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन के लिए क्या सलूशन होना चाहिए, या कोई ग्रीवेंसेस हैं अगर सप्लायर की, उसको कोई क्लेम है, उसको कोई शिकायत है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से, तो वो क्या होना चाहिए। ब्राइबरी की सूरत में अगर सप्लायर कुछ ब्राइब करता है, गिफ्ट करता है, या कुछ खाना पीना प्रोक्योरमेंट वालों को करता है, तो उसके सिलसिले में क्या होना चाहिए। तो इस तरह से एक पूरा फॉर्मेट होता है जो एक ही दफ़ा प्रिपेयर कर लिया जाता है, और वो हर परचेज ऑर्डर के ऊपर लिखा होता है। तो अब जब ये सारा रिटन डॉक्यूमेंट किसी के पास जाएगा, सप्लायर या वेंडर के पास, तो उसको एक बिल्कुल ऑथेंटिक एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें हर कुछ लिखा हुआ है, जिसको वो कंप्लाइंस करते हुए अपनी सप्लाई देगा। और जब वो उसको कंप्लाइंस करेगा कि जी मैं अकॉर्डिंग टू आपके परचेज ऑर्डर मैंने सब कुछ कर दिया, तो फिर उसकी पेमेंट रुकने या डिले में कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर उसको पता होता है कि अभी सब कुछ तो फॉलो किया, तो पेमेंट टाइमली हो जाएगी। तो नंबर 2 है ऑथराइजेशन एंड कंट्रोल। ऑथराइजेशन एंड कंट्रोल बायर की साइड पे, यानी जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उसकी साइड पे, कि उसके पास एक डेटा अवेलेबल हो जाता है। उसको मैं फूड इंडस्ट्री में था तो वहाँ पे जो सेठ साहब थे उनको
बस वो चाहते थे कि हर वक्त हर डिपार्टमेंट जो है ना मीटिंग के लिए अवेलेबल हो। वो सुबह आते थे और सम टाइम वो ऑफिस में बैठते ही नहीं थे, वो सीधे मीटिंग हॉल में जाते थे। सेल वालों को बुला लिया, उनके साथ आधा घंटा 1 घंटा मीटिंग की, तो वहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नज़र आ गए कि जी सर वो प्रोक्योरमेंट वालों ने हमें फलां मटेरियल नहीं दिया, ऑर्डर डिले हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। प्रोडक्शन वालों ने भी प्रोक्योरमेंट पे डाल दिया, सेल वालों ने भी प्रोक्योरमेंट में डाल दिया, मार्केटिंग वालों ने भी प्रोक्योरमेंट में डाल दिया कि सर वो हमारी एक्टिविटी थी, हमारे को POS मटेरियल ही नहीं आया। मतलब जिस डिपार्टमेंट से वो मीटिंग करते थे वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी वो लोग दे देते थे जो प्रोक्योरमेंट से लिंक करते थे। तो वो प्रोक्योरमेंट की जो मीटिंग है ना, मतलब मीटिंग किसी और की हो रही होती थी और वो प्रोक्योरमेंट की मीटिंग बन जाती थी, जी बुलाओ जी प्रोक्योरमेंट वालों को। तो अब प्रोक्योरमेंट वाले उस मीटिंग में शामिल हो गए जवाब देने के लिए, तो वो दिन बस उसी मीटिंग के अंदर चला गया। तो अब इस तरह की जब प्रैक्टिस फिर होती है तो फिर हमें वहाँ पे पता चल एहसास हुआ कि भाई किसी वक्त भी किसी मीटिंग में भी प्रोक्योरमेंट वालों को बुलाया तो भाई अपना सारा डाटा एक्यूरेट अप टू डेट रखना है और मीटिंग में किसी भी एक्सपेक्टेड आंसर को अप्लाई करना है। तो फिर जितनी प्रोक्योरमेंट होती थी वो डेली बेसिस के ऊपर उसका कंप्यूटर इतना, ये कोई 2000 की बात है, इतना आम नहीं था। एक्सेल के ऊपर सारा काम होता था, वहीं पे डाटा वगैरह प्रिपेयर किया जाता था, उसकी कैलकुलेशन की जाती थी। तो सारी शीटें जो हैं वो डेली अपडेट करते थे कि भाई कितने इंडेंट आ चुके हैं, रिक्वेजिशन कितनी आई हैं, कितनी पेंडिंग है, जो पेंडिंग है कितने दिनों से पेंडिंग है, और जो आ चुकी हैं उनमें किसका रेट बढ़ा है, किसका सेम है, किसका कम हुआ। क्योंकि जब सेल वाले मीटिंग करते थे तो वो रेट भी फिर देखते थे कि भाई चीनी का क्या रेट हुआ है, सिरप बनता था ये जो रेड सिरप है, तो हाँ भाई चीनी का रेट बढ़ गया, प्रोडक्ट की कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा, कितना बढ़ गया, कितनी परसेंटेज बढ़ गया, ये वो। तो ये सारा मतलब वहाँ पे मीटिंग को फेस करने के लिए सारा डाटा जो है अवेलेबल होना चाहिए। तो जब आपके पास मतलब आपका जो प्रोक्योरमेंट का डाटा है वो बेस कर रहा था परचेज ऑर्डर के ऊपर। अगर परचेज ऑर्डर अवेलेबल है तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि जी कितने टोटल ऑर्डर हमने इशू किए एक वीक में, एक माह में, एक क्वार्टर में, एक साल में, उनमें आइटम कितने थे, उनके रेट्स क्या थे, एक आइटम कितनी दफ़ा परचेज़ हुई है, उनके रेट क्या हैं, टोटल अमाउंट कितनी बनती है, मंथली कितनी परचेज़ हुई, एनुअली कितनी हुई। इस तरह का सारा डाटा जो है वो कंपाइल किया जाता था और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके पास परचेज़ ऑर्डर होगा। अगर परचेज ऑर्डर फॉर एग्जांपल आप नहीं करते तो फिर क्या करेंगे, फिर आप रिक्विजिशन को बेस करेंगे। तो रिक्विजिशन पे सिर्फ आइटम होगी, क्वांटिटी होगी, बाकी चीज़ें रिक्विजिशन के ऊपर अवेलेबल नहीं होती। और अगर आप कहें कि जी हम कस्टमर की इनवॉइस को बेस करते हैं तो कस्टमर की इनवॉइस जो है वो पार्शल भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है कि जी शॉर्ट सप्लाई आई है, तो वो भी कोई ऐसा ऑथेंटिक नहीं है। और उसके बाद फिर GRN रह जाती है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उतनी डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती जितनी कि परचेज ऑर्डर के ऊपर होती है, और ऑथेंटिक के साथ वो साइंड होती है, मतलब डिपार्टमेंट हेड की तरफ से एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि जी ये हमने इतनी अमाउंट की ये चीज़ें परचेज़ की हैं। तो ये एक किस्म का कंट्रोल है परचेज ऑर्डर जो आपको अपने जो खर्च किया जा रहा है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग है, वही मतलब आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, आपके पास सारा डाटा अवेलेबल होता है, आप इसको किसी भी वक्त रिकनसाइल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो सकती है इसके थ्रू कि आपको पता चल सकता है कि आपकी कितनी कौन कौन सी आइटम और किस किस सप्लायर से कितनी अमाउंट की आ रही हैं, उस हिसाब से जिस जगह पे आपको ज़्यादा हैवी अमाउंट खर्च हो रही है या ऐसे क्रिटिकल मटेरियल्स हैं जो कि आपको किसी रिस्क में लेके जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हुए उन सप्लायर को फोकस कर सकते हैं कि नहीं भी इनके साथ हमें क्रिटिकली चलना पड़ता है। जैसे मेरे टाइम में ये होता था कि जैसे फूड इंडस्ट्री है
तो अब पेट रेजन की प्राइस बढ़ गई जी, पेट रेजन की प्राइस बढ़ी तो जो पेट बॉटल है उसकी प्राइस बढ़ गई, पेट बॉटल की प्राइस बढ़ी तो वो जो सिरप की फाइनल प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस थी उस पे उसका इम्पेक्ट आ गया। तो 1 से 2 माह आगे फोरकास्ट करना पड़ता था कि नेक्स्ट माह पेट रेजन की क्या प्राइस हो सकती है, कम होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा कम तो कभी नहीं होती थी लेकिन ज़्यादा ही होती थी। तो अगर ज़्यादा होगी तो कितनी होगी, इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइसेस एक्सपेक्टेड हो सकती हैं। लोकली गेट्रोन पेट रेजन बनाता था उस वक्त, एक ही इंडस्ट्री थी, तो उसकी क्या प्राइस हो सकती है। तो इस तरह की जो फोरकास्ट है वो करते थे, फिर उसकी बेस के ऊपर अपनी प्लानिंग करते थे और उसको फिर ऑर्डर इशू करते थे। तो ये सारी चीज़ें उसी वक्त हो सकती हैं जब आपके पास परचेज़ ऑर्डर का की कॉपी हो, ताकि आप उसको डाटा को मैनेज कर सकें और रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सप्लायर्स हैं उसको टाइमली आप मैनेज कर सकें। इनवॉइस मैचिंग एंड पेमेंट प्रोसेस, ये भी परचेज़ ऑर्डर की वजह से होता है। परचेज़ ऑर्डर वो वाहद डॉक्यूमेंट है जो स्टोर वालों को भी कॉपी जाती है, अकाउंट फाइनेंस वालों को भी कॉपी जाती है, सप्लायर को भी कॉपी जाती है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी उसकी कॉपी होती है, और अगर कोई और भी रिलेटेड डिपार्टमेंट हो तो उसको भी कॉपी जाती है। और सम टाइम तो जब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, कंपनी में थोड़ा कैश फ्लो का मसला हो, तो जो एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ जो भी हेड कर रहा है कंपनी को, उसको भी कॉपी जाती है कि भाई मेरे पास ज़रूर एक कॉपी आनी चाहिए ताकि मैं देख लूँ कि आप कितनी अमाउंट किस आइटम के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो कोई ऐसी आइटम अमाउंट फिक्स कर ली जाती है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होता था कि भाई 5 लाख से ऊपर का कोई पीओ नहीं इशू करना, अगर करना है तो पहले मुझसे पूछ लो या मेरे साइन करवा लो। तो आपने बस इस लिमिट से नीचे नीचे रखना है ताकि कैश फ्लो डिस्टर्ब ना हो। तो अब ये जो परचेज़ ऑर्डर है ये वो डॉक्यूमेंट है जो हर जगह पे आपके डॉक्यूमेंट्स को मैच करता है। जब भी स्टोर वाले जो सप्लाई को रिसीव करेंगे तो अपनी रिक्विजिशन के हिसाब से रिसीव नहीं करेंगे, वो परचेज़ ऑर्डर निकालेंगे कि सप्लायर को जो परचेज़ ऑर्डर गया है उसको उससे सप्लाई को मैच करेंगे। वो ये नहीं करेंगे कि जी हमने जो रिक्विजिशन दी थी उसके हिसाब से हम सप्लाई को मैच करें, तो ऐसे नहीं होता। परचेज़ ऑर्डर रिक्विजिशन के ऊपर बेस कर रहा होता है और सप्लाई परचेज़ ऑर्डर के साथ रिकनसाइल की जाती है। और ऐसे ही अकाउंट्स फाइनेंस वाले जो भी पेमेंट करते हैं वो भी परचेज़ ऑर्डर को इनवॉइस के साथ मैच करेंगे, वो रिक्विजिशन के साथ इनवॉइस को मैच नहीं करेंगे कि जी इनवॉइस के ऊपर जो आइटम क्वांटिटी लिखी हुई है क्या रिक्विजिशन पे भी थी। वो परचेज़ ऑर्डर को देखेंगे कि परचेज़ ऑर्डर के ऊपर क्या था और सप्लायर ने क्या सप्लाई किया। तो परचेज़ ऑर्डर मेन डॉक्यूमेंट है जो स्टोर्स की रिकन्सिलेशन के लिए भी काम आता है, अकाउंट फाइनेंस की पेमेंट के लिए भी परचेज़ ऑर्डर ही काम आता है, और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड कीपिंग, रिकन्सिलेशन, हिस्ट्री और जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होती हैं प्रोक्योरमेंट की, वो सारी की सारी परचेज़ ऑर्डर के ऊपर बेस कर रही होती हैं। तो इस तरह से परचेज़ ऑर्डर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और नेक्स्ट इसका स्पेसिमेन डिस्कस करेंगे कि परचेज़ ऑर्डर का स्पेसिमेन यानी परचेज़ ऑर्डर होता किस तरह का है फिज़िकली, और वो जो टर्म्स एंड कंडीशन उसकी बैक साइड के ऊपर होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो मीनवाइल थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।